पाकिस्तान ने भारत के 5 या 6 नहीं बल्कि दरअसल 8 फाइटर जेट्स गिराए थे। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद किदवाई ने इसकी तस्दीक की है कि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 8 तैयारे मार गिराए थे। Total of 8 top-of-the-line aircraft. 8 जहाज़ों का गिर जाना और उस पाए के जहाज़ों का गिर जाना जो कि आजकल मॉडर्न फाइटर्स में गिने जाते हैं, और उसमें 4 रफाल शामिल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्निकल एक्यूमेंट था, भारत समझ ही नहीं पाया कि हम कितना करीब जा रहे हैं या नहीं जाएंगे, या असल में कौन उसको टारगेट कर रहा है। उनको इंडिकेशन ही नहीं होने दी कि वो इस वक्त मिसाइल ट्रैक हो रहे हैं, टारगेट बने हुए हैं और मिसाइल का निशाना बनने वाले हैं। भारत मात खाया और बहुत बुरे तरीके से मात खाया। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है माशा साहब के इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि 2 दिन के लिए हमें पूरे ऑपरेशंस जो हैं वो डाउन करने पड़े। हम तो कहते हैं 3 दिन ये एयरफोर्स डाउन रही। मुझे जाती तौर पर चीफ ऑफ एयर, नॉट अ सिंगल इंडियन एयरक्राफ्ट वाज इन द एयर थ्रू आउट। एक भी जहाज हिंदुस्तान का हवा में नहीं। आप अंदाजा लगाइए, खौफ का वो आलम था। कंफर्मेशन जो इसकी है वो यूएस की हाईएस्ट अथॉरिटी की जानिब से एक बार नहीं 7-8 बार आ चुकी है। अमेरिका का ये 6 से 7 पे जाना, आफ्टर ऑल CIA, फ्रांस एजेंसीज भी आपस में मिली हुई हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही वाज वेल इन्फॉर्म्ड जब उन्होंने 7 का जिक्र किया। 7+1 ये साबित हो जाना कि चीन के जहाज के मुकाबले यानी उसने मात खाई, तो उसकी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उस पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग, स्किल, प्रोफेशनल लेवल्स, इस सब ने मिलाकर जो है ये मिरेकल जन्म दिया था। आज से 15-20 साल पहले हमने जिस किस्म की जंग का नक्शा अपने दिमाग में सोचा था, एग्जैक्टली हमने अपने आप को उस तरीके से इक्विप किया, हमने ट्रेन अपने लोगों को उस तरीके से किया। वो पुरानी जंग लड़ रहा था, हम नए अंदाज में गए, नई सोच के साथ। ताज़ा तरीन और सॉलिड सबूत सामने आए हैं जिसने भारत में खलबली मचा दी है। वो ये कि पाक भारत जंग जो कि मई में लड़ी गई, पाकिस्तान ने जंग में भारत को 6-0 नहीं बल्कि 8-0 से शिकस्त दी थी। Commander, Indian aircraft retreating towards 400 coverage. Which targets? All bandits. Time to smash their overrated protective umbrella. Mirage 2000 shot down. MiG-29 shot down. Brilliant! Cobras executed perfectly. जी हाँ, 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान ने भारत के 5 या 6 नहीं बल्कि दरअसल 8 फाइटर जेट्स गिराए थे। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद किदवाई ने इसकी तस्दीक की है और मुसद्दिक़ा सबूत से बात की है कि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 8 तैयारे मार गिराए थे। इनमें 4 राफेल, 1 मिराज 2000, 1 MiG-29, 1 रशियन सकोई और 1 हेरॉन UAV शामिल था। इस दौरान पाक फ़िज़ाइया के किसी तैयारे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसकी बाकायदा तस्दीक और कॉन्फर्मेशन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी फाइटर जेट्स के आलात बनाने वाली कंपनीज ने बाकायदा कर दिए है और अब ये सबूत पब्लिक नॉलेज में आ चुका है। The doctrinal and operational brilliance of the Pakistan Air Force won the war for Pakistan at the very first hour on the 7th of May 25. The 40-odd PF fighters, backed up by an integrated array of multi-domain operational capabilities, versus the pride of 72 IAF fighters in a ratio of nearly 1:2, wrote a glorious history in modern aerial combat. In a historic but intense technology-driven air battle to close to 1 hour, the PF took the IAF on and changed the strategic balance of South Asia, I think, for a long time now. Having been shot out of the skies by the PF by losing 7 frontline fighters, the IAF retreated post-haste, having delivered their payload while remaining inside their own space. Notwithstanding India's unsuccessful efforts at spinning a disjointed and contradictory cover-up all the way till even today, the international strategic and defense community, and the IAF for sure, has got its figures right. 4 Rafales, 1 Mirage 2000, 1 MiG-29, 1 Su-30 and 1 Heron UAV, a total of 8 top-of-the-line aircraft.
यकीनन 87 घंटों तक लड़ी जाने वाली जंग में इंडियन एयरफोर्स को 48 घंटे 2 दिन तक ग्राउंड जाना पड़ा था। ये पूरी एयरफोर्स 2 दिन तक ग्राउंड रही थी। ये भारत की एक बड़ी रुसवाई थी, शर्मिंदगी थी, जिससे मोदी हुकूमत अब भी नहीं निकल पा रही। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कारनामा दिखाया, उसने भारतीय फिजाई बर्तरी के इस खुद साख्ता अफसाने को भी बखेर कर रख दिया था, जो भारत सालों से राफेल का हवा खड़ा करके फैला रहा था। French, Russian and Israeli technology in the hands of the IAF altogether hit Mother Earth inside 1 hour in a dazzling display of incompetence. Little wonder that the 800 fighters strong IAF was grounded for 48 hours, and this in a war of a total of 87 hours, conveniently sitting out half the war, but later claiming to have learned quick lessons and launching standoff weapons from the cool safety of space. At least the Indian Chief of Defence Staff, the CDS, General Anil Chauhan, unlike his shoddy political masters, had the soldier's decency to concede that much. Out of soldierly decency, I too would not like to mock the IAF Chief, Air Chief Marshal A.P. Singh, for his time-barred claims, afterthoughts and dreams. इंडिया के 6 से ज्यादा फाइटर जेट तैयारे गिराने की गवाही और तस्दीक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार। India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 180 तैयारे यलगार के लिए तैयार थे। वो राफेल के जरिए इस रीजन में स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसी टेक्टिकल और टेक्निकल महारत दिखाई कि राफेल, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता, उसे हमला करने का मौका ही नहीं मिला। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। 4 राफेल ढेर हो गए। राफेल गिरते चले गए और JF-17 और J-10 का शिकार बनते चले गए, जो चीनी साख्ता थे और पाकिस्तान के थे। दर हकीकत ये सिर्फ मशीनों का इम्तहान नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी का नतीजा था। PS-15 number 1 SE का active. 2 targets acquired. 1 MiG-29, 1 Rafale. Priority target Rafale. पूरी दुनिया इंडियन एयरफोर्स को चौथी बड़ी एयरफोर्स मानती है। नंबर्स के लिहाज से उसे पाकिस्तान पर फौकियत भी है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स की इस जंग में जो दुर्गत बनाई, माहिरीन कहते हैं कि इस स्ट्रेटजी को मुस्तकबिल में दुनिया में एयरफोर्स के सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए, इस नई डेवलपमेंट की हमें मालूमात देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। आप स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, मिलिट्री अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल साहब, आपके साथ इस जंग के दौरान, उसके बाद बड़ी तफसील से हमारी बात होती रही, और आपका बड़ा एक्यूरेट और बहुत ही प्रोफेशनल एनालिसिस जो था वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करते रहे। अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि जो हम पहले ये समझा जा रहा था कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का लॉस हुआ है, तकरीबन 6 एयरक्राफ्ट्स है जो उनके डाउन हुए हैं। अब ताज़ा तरीन चीज़ ये सामने आई है विद सॉलिड एविडेंस, और इसको बाकायदा इसका पब्लिक जो है अनाउंसमेंट भी किया है। वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद खिदवाई साहब, उन्होंने बताया है कि दरअसल इंडियन एयरफोर्स को 8 उनके जहाज़ जो हैं वो डाउन हुए हैं, जिसमें 4 राफेल हैं, 2 मिराज है, 1 सुकोई है, 1 हेरॉन UAV है। इस तरह से ये एक बड़ी एक डेवलपमेंट है मार्शल साहब की ये चीज़ सामने आई है, जिसमें इस तरह से लग रहा है कि ये इससे बढ़ के नुकसान हुआ है, जो कि पब्लिकली इससे पहले जिसका जिक्र होता रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी बार बार बात करते रहे, तो इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। बेशक बेशक, और 4 दिन की आपस में लड़ाई जो उसको 4 डे वॉर कहते हैं, उसमें से भी अगर एयर ऑपरेशन सिर्फ 2 दिन रहे हों, तो उन 2 दिनों के ऑपरेशंस के अंदर 8 जहाज़ों का गिर जाना, और उस पाए के जहाज़ों का गिर जाना जो कि आजकल मॉडर्न फाइटर्स की में गिने जाते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें असल टू बी मोर एग्जैक्ट 7+1 कहिए इसको, क्योंकि एक उसके अंदर ड्रोन है, UAV है, एक बड़ी ड्रोन है, और बड़ी ड्रोन भी एक जहाज की जी उसी की तरह होती है, तो उसकी अपनी अफादियत है, और उसका नुकसान भी नुकसान ही गिना जाता है। और बहुत, चूंकि ये एक हेरॉन जो है ड्रोन, तो वो इसराइल का बना हुआ,
तो मेरा ख्याल है कि इसलिए उसको भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा जो कि अटैकिंग प्लेटफॉर्म भी समझा जा सकता है, तो इसलिए उसका भी जाना भी उसी तरह गिना जाएगा। 7 फाइटर्स का गिना जाना, एक वजह ये कि नंबर्स क्यों बदले, अगर आपको याद हो तो 6-0 तो हमारे जो एयरफोर्स के जो जो ब्रीफ करते थे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन, उन्होंने जिक्र कर दिया 2 दिन के बाद ही कि असल में 5 नहीं 6 जहाज हो गए, तो 6-0 तो वहां पे डिक्लेयर हो गया। जो 7वां कंफर्मेशन, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जितने रैकेजेस हैं ये सब अक्रॉस गिरे हैं, यानी भारत के अपने इलाके में गिरे हैं, या कश्मीर में गिरे हैं, या भारत के अपने इलाके में गिरे हैं। कुछ की कंफर्मेशन तो वहां के भारतीय जो लोग थे उन्होंने ही कर दी, बताया कि हमारे गांव जो हैं उनमें 3 जगह पे मलबा पड़ा हुआ है, 3 बड़े गांव में जो आसपास थे, अकाली गालिबन उनका नाम था उस गांव का, तो उसके 2-3 हिस्से थे, गरबी और शर्की और इस तरह करके, तो उसमें 3 उसके बड़े बड़े रैकेजेस पड़े मिले। अब ये कि 3 एक जहाज के थे, 2 के थे, ये कंफर्मेशन होना बाकी रह गई थी। दूसरी बात, एक हमें ये भी पता है कि एक लैंडिंग के ऊपर भी उनका नुकसान हुआ, गालिबन एक मिराज 2000 का। SU-30 और MiG-29 का हमें यकीन है कि ये कश्मीर में, और साथ ही साथ गालिबन एक रफेल भी, जिसको के जो बाद में जिसको 6-0 कहा गया 5-0 से, वो रफेल भी वहां पे गिरा कश्मीर के अंदर। और कश्मीर से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो कि वहां पे इंडियन मीडिया के जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग, उन्होंने इन सब की तस्दीक की। लेकिन पाकिस्तान को एक एग्जैक्ट नंबर मिलते मिलते, जहां पर कि आप टेल नंबर्स भी बता देते हैं कि जहाज़ों के जो नंबर्स हैं, क्योंकि हर जहाज का अपना एक टेल नंबर होता है, जब वो फैक्ट्री से बनता है तो उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, तो वो नंबर जो है टेल नंबर उससे कहा जाता है। तो टेल नंबर जो होता है वो आपके पास, तो टेल नंबर के से जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो लॉसेज हैं, और वो भारत उनको साबित नहीं कर पाता कि वो अभी तक हैं, क्योंकि जाहिर है जिसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसे OEM कहते हैं, तो उसके पास अगर वो रिकॉर्ड है कि उसके 4 जहाज, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस जो है ना, जो मेंटेनेंस का निज़ाम है, वो आजकल के मॉडर्न जहाज़ों के अंदर जो बनाने वाला है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसके जहाज पे, चाहे वो भारत में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में, क्या काम हो रहा है और उसके कौन कौन से पार्ट नंबर्स पे क्या क्या तब्दील हो रहा है। जब एक जहाज डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन की खबर भी मिल जाती है उस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। तो ये तमाम चीज़ें तो तय हैं। एलन वॉन्स एक बहुत बड़े एविएशन के सहाफ़ी हैं, ब्रिटिश हैं, उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी 16 सफ़ों की लिखी है एयर फोर्सेस मैगजीन में, जो कि इंटरनेशनल मैगजीन है, और उन्होंने ये तमाम पिछले 2-3-4 माह के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जमा करके, जिसमें उन्होंने रिसर्च की, और उसके अंदर फ्रेंच भी सोर्सेज भी शामिल हैं, ज़ाहिर है उन्हीं की बुनियाद पर उन्होंने लिखा, तो उन्होंने ये नंबर्स दिए हैं पाकिस्तान को। वो नंबर्स भी वहां से कंफर्म हुए, पाकिस्तान के अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के पास भी थे, लेकिन जब 2 जगह से ही कंफर्म हो गए तो इसका मतलब है कि 8-0 जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है, और उसमें 4 राफेल शामिल हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह कि 4 राफेल का नीचे गिरना, पहले शायद फ्रेंच सोर्सेज जो थी वो 1 राफेल को उन्होंने शुरू में मान लिया फ़ौरन, और ये भी माना कि किसी भी एयर कॉम्बैट के दौरान पहला कैजुअल्टी है राफेल की। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, जैसे भी आपने भी बताया कि 4 राफेल गिरे। ये तो बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पहली ये कॉम्बैट है और सामने चाइनीज़ एयरफोर्स के J-10 J-17 वगैरह हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो भी स्किल्स हैं वो हैं, और उसमें 4 राफेल का गिर जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरा ख्याल है कि फ्रेंच सोर्सेज इसकी सबसे बेहतरीन एविडेंस देंगे, या तो भारतीय खुद बोल पड़े, बता दें, जो कि वो जाहिर है अभी तक अपने लोगों को नहीं बता पाए, तो हमें क्या बताएंगे या पाकिस्तान को क्या बताएंगे, लेकिन वो छुपा के बैठे हैं उस खबर को। लेकिन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि दासो कंपनी है फ्रांस की, एक जहाज का रिकॉर्ड है उसके पास, तो वो जब जहाज खत्म होता है, गिरता है, तो वो उनकी अपनी इन्वेंट्री से भी निकाल दिया जाता है। एक इन्वेंट्री इंडियन एयरफोर्स मेंटेन कर रही है, एक इन्वेंट्री दासू जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो मेंटेन कर रहा है, तो उसके जब उससे निकल जाती है तो उसको पता होता है कि उसके कितने जहाज गिर गए। तो हमारे पास, और उससे बढ़ के पाकिस्तान जब क्लेम करता है कि उसने डिस्ट्रॉय किया, तो हमारी जो कंप्लीट ऑपरेशनल पिक्चर है, जिसकी वजह के ऊपर हम क्लेम करते हैं, और हम बताते हैं कि ये जहाज इस जगह पे, इतने मकाम पे, इस हाइट पे, इस एंगल पे और इस डिस्टेंस पे हमने उसको तबाह किया है, और उसकी तबाही होने की हमारे पास कंफर्मेशन रेडार पिक्चर के हिसाब से या उन रिकॉर्ड्स से जो कि आपस में जब ये गुफ्तगू करते हैं और उससे पता लगता है, तो हमारे पास आ जाती है।
तो वो पाकिस्तान के क्लेम्स अपनी जगह पे अपनी रिकॉर्डिंग्स की वजह से, जो कि एक लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जैसे कि किसी भी वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है उसमें चल रही होती है आपके तमाम मिशन की, तो वो तो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती हैं। जहाज के अंदर अपनी होती है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है उसके ऊपर अपनी होगी, जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है उन पे, तो 3-4 सोर्सेज से ये कंफर्मेशन आती है कि ये जहाज जो है ये दुश्मन का तबाह हुआ है। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसको तो इंडिया कभी डिनाई नहीं कर सकता। प्रोफेशनल लेवल पे जब वो प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल बात करते हैं तो जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं हो पाएगा कभी भी कि वो इसको डिनाई कर सकें। इसी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमरीकी प्रेसिडेंट की जानिब से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा एक नहीं 6-7 बार कहा गया है कि इस जंग में इंडिया के 6 तैयारे गिरे हैं। और फिर अभी कुछ अरसे पहले हमने देखा कि उन्होंने जो वो 6 का नंबर था उसको उन्होंने रिवाइज़ किया और कहा कि 7 प्लेन गिरे हैं, 7 एयरक्राफ्ट्स इंडियन जो हैं दे वर डाउन बाय दी पाकिस्तान एयरफोर्स। और उसके अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 7वीं चीज़ उस वक्त बात आई है सामने, ये उससे रिलेट हो रही है, जो ताज़ा इस वक्त मालूमात आई है कि 8 इंडियन एयरक्राफ्ट जो थे वो डाउन हुए हैं। तो उस लिहाज से ये बात ये तो कंफर्मेशन जो इसकी है वो मुसलसल जो है वो यूएस से खाली नहीं, यूएस की हाईएस्ट अथॉरिटी की जानिब से एक बार नहीं 7-8 बार आ चुकी है कि जो इंडियन एयरफोर्स का लॉस है उससे कहीं ज़्यादा है जो कि अभी तक हमें मालूम था। नहीं देखिए, एक तो फ्रांस के लिए, जिसके लिए खुद ये उनका जो फाइटर है ये एक मेन स्टे है उनका फाइटर, फ्रांस का उनका जिस तरीके से कहते हैं कि उनका F-35 या J-35 है ये जहाज, उनका टॉप ऑफ द लाइन एरोप्लेन है, तो उनकी भी फाइटिंग फोर्स का हिस्सा है। ये साबित हो जाना है कि चीन के जहाज के मुकाबले में यानी उसने मात खाई, और तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी डिफेंस की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उस पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। नंबर 2, कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया ने फैसला किया था कि वो राफेल जहाज खरीदेंगे, वो अब दोबारा सोच रहे हैं कि शायद वो ना खरीदें। सिमिलरली और भी बायर्स होते हैं जो कि आपके दुनिया में होते हैं, तो आपकी मार्केट कमज़ोर हो जाती है, कमतर हो जाती है जब ये इस तरह की खबरें आती है, और खबर मार्केट में तो आ गई और उसका फौरन रद्द-ए-अमल भी हमने देखा कि स्टॉक प्राइसेस कम हो गई दासू के अपने स्टॉक्स की। तो ये तमाम चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं। बाकी सदर अमेरिका का ये 6 से 7 पे जाना बड़ी क्लियर और इंडिपेंडेंट और बड़ी, जिसे कहते हैं कि वाज़ेह सबूत है। आफ्टर ऑल CIA, फ्रांस, ये सारे अमेरिका, फ्रांस वगैरह सब इत्तेहादी भी हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, और ये जहाँ पे बैठ के बात करते हैं तो जाहिर है कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आपस में मिली हुई हैं। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है इंटेलिजेंस सोर्सेज से या कंफर्मेशन आती हैं, चाहे वो ओपन सोर्स हो चाहे वो क्लोज सोर्स हो, लेकिन वो जाहिर है कि शेयर की जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका was not speaking out of his position or status. In fact, he was well informed जब उन्होंने 7 का जिक्र किया। 7+1, क्योंकि वो जाहिर है कि हेरॉन को नहीं गिनेंगे, लेकिन 7 फाइटर्स जब तबाह हो गए तो उन्होंने उसका जिक्र कर दिया, और वही हकीकत है जो कि अब खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। अच्छा, इस दौरान एक और बड़ा जोक क्रैक किया है इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने, खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने, जब इस जंग के 3 महीने बाद अचानक वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए थे। जाहिर है कि पूरी दुनिया में ना मीडिया ने, ना एक्सपर्ट्स ने, ना प्रोफेशनल्स ने, ना किसी और गवर्नमेंट ने, ना किसी जो इसके सप्लायर्स होते हैं एयरक्राफ्ट रिलेटेड, किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। ये एक बड़ा मजाक ही था ना, इट वॉज अ बिग जोक। मेरा ख्याल है कि मजाक इसलिए है क्योंकि जो लॉकहीड जो कि F-16 बनाता है या चाइनीज़ जहाज़ हैं, ये जो लोग हैं इन सबको मालूम है कि अगर उनके जहाज़ वैसे के, देखिए अभी इंडिया ने 114 या गालिबन कितने जहाज़ों का ऑर्डर दिया है राफेल का। लेकिन ये तो अब बात करेंगे हम इंडिया में राफेल बनाएंगे, मेक इन इंडिया राफेल बनाने जा रहे हैं, 115 120 कुछ बड़े अरसे से करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका अपना जैसे कहते हैं मीडियम रेंज कॉम्बैट जो जहाज़ है वो नहीं बन पाया, एयरक्राफ्ट नहीं बन पाया है जिसे MCAS कहा जाता है, तो वो नहीं बना पा रहे, तो इसलिए अब वो उससे राइट्स लेना चाहते हैं कि हम ये यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो उसके नंबर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि 114 या 115 क्यों, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नंबर वो रखना चाहते हैं उसमें से कितनी कमी अब तक हो चुकी है। हैविंग सेड दैट, लॉकहीड जो कि हमारे
अमेरिका के जो उनकी प्रेजेंस जिसे कहते हैं कि सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के साथ एक कनेक्टेड ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक मेंटेनेंस सिस्टम है। ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक मेंटेनेंस सिस्टम में वो सेंट्रलाइज है और उसको उनको एक एक चीज का पता होता है, किस जहाज पे कौन सा पुर्जा बदला गया, क्योंकि उनके यहाँ भी रिकॉर्ड इस चीज का मेंटेन किया जाता है और उनको रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो उनको तो एग्जैक्टली पता है कि हमारे स्टेटस क्या है, तो 6F-16 हो या कोई और हो, वो तो नॉनसेंस है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कंफर्मेशन है वो अगर हम नहीं देंगे तो अमेरिका तो कम से कम दे ही सकता है। तो ना इस तरीके से F-16s ऑपरेट तो उस तरीके से वॉर में दाखिल हुए जिस तरीके से कि इंडिया क्लेम करता है। उसने हाँ मिसाइल जरूर मारे और मुख्तलिफ ठिकानों पे, उसमें शहरी आबादियां थी, उसमें कुछ हमारे फौजी बेसिस भी थे, लेकिन फौजी बेसिस पे जहां मारे वहां पे नीचे क्या था, कुछ था भी या नहीं, तो वो इस चीज को बताना भूल जाते हैं, सिर्फ यही क्लेम करते हैं। और बहुत ज्यादा मिसाइल जो थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया उनको, या डी ट्रैक कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बात कोई ज्यादा वजन नहीं रखती और इसीलिए इसका मजाक कितना उड़ाया जा रहा है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर और प्रोफेशनल सर्कल्स में। इस जंग में इंडिया ने पहले तो एक 100 जहाज़ों का कोई 150 जहाज़ जो थे वो लॉन्च किए थे पाकिस्तान पे इस अटैक को शुरू करने के लिए, और फिर इस दौरान जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया वो भी हमने देखा। लेकिन बहरहाल अब दोनों एयरफोर्स ने, दोनों मिलिट्रीज़ ने जो है लेसन्स लर्न किए होंगे इस जंग के लिहाज से, और ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान बड़े सिग्निफिकेंट लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स पे जा रहा है, नए इंडक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह से इंडिया से आवाज़ आ रही है कि वो अब राफेल जो है वो अब उनके यहाँ इंडिया के अंदर बनेंगे और फ्रेंच जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। 115-120 राफेल बनने जा रहे हैं, वो अपनी तौर पे तैयारी कर रहे हैं। जो पब्लिक नॉलेज है इस हवाले से कि दोनों एयरफोर्स अब नेक्स्ट कॉम्बैट के लिए, नेक्स्ट मरहले के लिए क्या तैयारियाँ कर रही हैं, इसकी हमें कितनी मालूमात है? देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इंडियन जो 4 दिन की जंग हुई उसमें इंडिया बगैर प्लान के नहीं आया था। उसका प्लान क्या था ये समझने की बहुत ज़रूरत है, और फिर समझ आ जाएगी कि जंग इस तरीके से क्यों हुई और आइंदा की जंग की क्या शक्ल इख्तियार हो सकती है। पहले उनकी कोशिश ये थी, और उन्होंने सेट किया, एक ट्रैप सेट किया पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि अपने जहाज़ों को एक बड़े नंबर में दिखाया अपने एरिया के अंदर, ट्राइंग टू सक द पाकिस्तान एयरफोर्स इन, कि आप आओ, हमारे करीब आओ। कहां पे आओ? कि हम आए, हम तुम्हें सक करेंगे और हमारे S-400 जो हैं आपको पकड़ेंगे। S-400 को उन्होंने फैलाया 3-4 जगहों के ऊपर, कि अगर इन एरियाज में वो हमारे पास सक इन होते हैं, क्लोजर S-400 की रेंज में आते हैं, तो फिर जब हमारे पीछे आएंगे हमें मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो S-400 उनको एलिमिनेट करेगा। ये था उनका प्लान। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्निकल एक्यूमेंट था, उसने ये पहले से ही उनको समझा दिया कि ये हिंदुस्तान ये खेल खेलेगा, उसकी स्ट्रेंथ वो S-400 को इस्तेमाल करना चाहता है और अपने फाइटर्स को टारगेट के तौर पर रख के हमें सक इन करना चाहता है। पाकिस्तान उसमें नहीं फंसा, उस चीज के, उस स्ट्रेटजी में। इंस्टेड इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको मुकम्मल तौर पर ये जिसे कहते हैं कि हैरान परेशान इस तरीके से कर दिया कि उनको इंडिकेशन ही नहीं होने दी कि वो इस वक्त मिसाइल ट्रैक हो रहे हैं, टारगेट बने हुए हैं और मिसाइल का निशाना बनने वाले हैं। तो जो कॉम्बिनेशन थी फोर्सेस की और कैपेबिलिटीज की, उनको जब मिला के हमने इस्तेमाल किया एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमने सिर्फ 1 या 2 चीजों पे इन्हिसार नहीं किया, हमने 3-4 चीजों का एक प्लान बना के जब उसको इस्तेमाल किया, तो भारत समझ ही नहीं पाया कि हम कितना करीब जा रहे हैं या नहीं जाएंगे, या असल में कौन उसको टारगेट कर रहा है। जरूरी नहीं था कि जिसने मिसाइल मारा वही टारगेट कर रहा था, उसी के रडार उसको देख रहा था। हो सकता है रडार कोई और देख रहा था, और जब इसने मिसाइल चला दिया अपनी रेंज के अंदर आते हुए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी में शायद उनको यह अंदाजा नहीं था कि इस रेंज के अंदर जहाजों के रडार और हमारे रडार चेक उनको पिक करेंगे, और उसके बाद इस रेंज के मिसाइल हमारे पास हैं जो कि उसको निशाना बनाएंगे। तो ये अब तो ऑपरेशनल टैक्टिकली हमने उनको डिसीव किया, उनको सही रीड करके उनको हमने मात दी, और ऑपरेशनली आज से 15-20 साल पहले हमने जिस किस्म की जंग का नक्शा अपने दिमाग में सोचा था कि आइंदा की जंगें इस तरीके से होंगी, एग्जैक्टली हमने अपने आप को उस तरीके से इक्विप किया,
हमने ट्रेन अपने लोगों को उस तरीके से किया, उनको वो तमाम लवाजमात दिए, वो कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश की एयरफोर्स के अंदर, जो कि फिर ऐसे मौकों पे जब इकट्ठी हुई, एक उनका छोटा सा इशारा हमने 2019 में दिया, लेकिन उसको और बड़े पैमाने पे 2025 में मई में आपने देखा। तो मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में भारत मात खाया और बहुत बुरे तरीके से मात खाया। वो पुरानी जंग लड़ रहा था, हम नए अंदाज में गए, नई सोच के साथ। अब आपका अगला सवाल कि जो जहाज आ रहे हैं और जो चीजें, इसका क्या बनेगा? इसी तरीके से आपको दुश्मन से 2 कदम आगे रखना पड़ता है अपनी सोच को, अपनी टैक्टिक्स को। अब वो आपसे तवक्को करेगा कि शायद आप यही करेंगे, लेकिन आपको कुछ और मुख्तलिफ करना है, मुख्तलिफ तरीकों से करना है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, S-400 प्लस द रेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी जब भी उनके पास आती है वो, प्लस राफेल जो कि ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, और हमारे पास जो आएगा या जो है, इसको अब हम किस मुख्तलिफ तरीके से एम्प्लॉय करेंगे, ये अब अगले मरहले का इम्तिहान होगा। और हमारी सोचें ऑलरेडी इन मैदानों में चलना शुरू हो चुकी हैं, हो जाती हैं और फौरन हो जाती हैं। जब आप एक नक्शा खेल लेते हैं तरीके से, तो फिर दोबारा रिपीट करना एक गलती होती है, क्योंकि दुश्मन ने वो देख लिया आपका चाल जो थी। अब आपको अगली चाल खेलनी है अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर रहते हुए। तो मेरा ख्याल है ये वो चीजें डिटरमिन करेंगी कि आने वाले जो जहाज हैं उनको किस तरह तैयार किया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज आपको बताऊं कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके पायलट्स अभी राफेल में इस हद तक का दर्जा या तजर्बा नहीं रखते थे कि उनको जंग के अंदर धकेला जाता। लेकिन ये गलत क्रिटिसिज्म है। अगर पायलट्स का तखय्युल और सोच ऐसी है कि वो पहले से ही वो कैपेबिलिटी ना होते हुए भी उसके बारे में तैयार है अपने दिमाग में, अपने जहन में, क्योंकि वो दुनिया का नक्शा तो जानते हैं, फलानी एयरफोर्स क्या कर रही है, फलाने के पास क्या है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो नक्शा बना के उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज से कोई 30-40 साल पहले ये मामला शुरू कर दिए थे, जबकि हमारे पास अभी BVR अभी की एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम BVR के खिलाफ BVR की तैयारी भी कर रहे थे और BVR के साथ लड़ना भी जानते थे और BVR को इस्तेमाल करना भी जानते थे। ये मैं आपको 1989 की 87-88 की बातें बता रहा हूँ। तो अब सोचिए कि 40 साल पहले के काम हुए अब आपके काम आ रहे हैं। तो इतने लंबे अरसे लगते हैं तैयारियों के अंदर इक्विपमेंट लाने में, उनको इंटीग्रेट करने में, उनको इस्तेमाल करने में और उनको एम्प्लॉय करने में। इसका मतलब ये है कि खाली ये पाकिस्तान की हार्डवेयर की जीत नहीं थी, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जीत नहीं थी, ये पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग, स्किल, प्रोफेशनल लेवल्स, ट्रेनिंग, इस सब ने मिलाकर जो है ये मिरेकल जन्म दिया था। ये पूरा जो पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान का इकोसिस्टम है उसने इस चीज़ की तैयारी कर रखी थी। खान साहब, मैं कहता हूँ डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है किसी भी स्पोर्ट्स की, और ये वक्त लगता है, ये दहाइयों पे मुहित होती है, ये हर साल नहीं हो पाती। आप डॉक्ट्रिनली अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज से सोचने पे तैयार करते हैं। क्या आप एक डिफेंसिव फोर्स हैं? डिफेंसिव फोर्स से ऑफेंसिव फोर्स पे जाना एक बहुत बड़ी छलांग होती है, क्योंकि उसके लिए फिर वो मवाद चाहिए, वो ज़हन चाहिए, वो सोचने वाला अंदाज चाहिए कि आप ऑफेंसिव हो जाएं, डिफेंसिव ना रहे अपने सोच के अंदाज में। फिर जब आप ऑफेंसिव हो जाते हैं, फिर आपको वो सारा मवाद चाहिए जो आपको ऑफेंसिव कैपेसिटी आपकी बढ़ाता है। और फिर आपको वो जब मवाद आ जाता है, फिर उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। और जब वो करते हैं तो फिर आप महारत हासिल करते हैं। जब महारत हासिल करते हैं तो फिर आप उसको बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय कर पाते हैं। हर चीज का उसूल ये है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो वहां पे स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान ने ये डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि हमने ये 80s के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी। तो इम्परसेप्टेबल था, बाहर की दुनिया को किसी को पता, यानी हमारे पता किसी को नहीं होता, क्योंकि ये विद इन द सिस्टम चल रही होती, हम अपने तौर पर कर रहे होते हैं ये चीजें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां पे हमारा हाथ पड़ता है वहां से कैपेबिलिटी लेते हैं, क्योंकि हर जगह से तो हमें कोई देने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, वो भी देने वाले भी नहीं सोच पाते कि हमसे ले क्यों रहे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन इन चीजों का होता है। और जाहिर है वो लोग जो कि ट्रेनिंग करते हैं, जिनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिनको बताया जाता है कि अब तुम्हारा लड़ने का, सोचने का और तैयारी का अंदाज ये होगा, वो फिर उसके लिए तैयार होते हैं। और फिर वो महारत जब हासिल करते हैं तो वो फिर अपना काम मुकम्मल तौर पे अदा कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है डॉक्ट्रिनल ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू द एंटायर थिंग।
एक अजीब सी बात है, ये पिछले अभी यूएस ओपन का टेनिस फाइनल हुआ, तो जो दो बंदे खेल रहे थे जो टेनिस में शौक रखते हैं उनको अंदाजा होगा, एक माइकल स्किनर था या पता नहीं स्किनर नाम, उसने कहा जी कि वो हारा, उसने कहा मैं रवायती खेल खेल रहा था, लेकिन मेरा जो अपोनेंट था कार्लोस अल्काराज, कहता है वो एक अनकन्वेंशनल गेम के साथ आया था। तो मेरे लोगों को अब तैयारी करनी पड़ेगी कि आइंदा जब मैं उसके खिलाफ उतरूं तो ये मैं इस तरह का प्लान लेके जाऊं जो कि मैं उसकी खेल को मैच कर सकूं। तो ये है अंदाजा और ये तरीका होता है अपनी गेम को आगे रखने। इमाम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने जहाज़ इंडिया के गिरे, क्या हुआ, इस हवाले से इंडिया की जानिब से बड़ी आवाज़ें आती रही हैं, लेकिन एक चीज़ इसकी खुद कॉन्फर्मेशन इंडिया ने की, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने की, इंडियन मिलिट्री ने की, वो ये कि इस जंग के शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद इंडियन एयरफोर्स छटपटा गई थी। 2 दिन के लिए पूरी इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड कर दी गई थी और 2 दिन तक उनका कोई एयरफोर्स की एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 6 दिन की जंग में 2 दिन जो है वो एयरफोर्स जो है उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और इसकी कोई और नहीं, इसकी सारी कॉन्फर्मेशन खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने की है, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने की है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है माशा साहब कि ये एयरफोर्स कह रही है कि पता नहीं हमें क्या हुआ, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और 2 दिन के लिए हमें पूरे ऑपरेशंस जो हैं वो डाउन करने पड़े। इससे बढ़ के एम्बैरेसमेंट खान साहब, जो कि जनरल किदवाई ने मेंशन नहीं किया या उनको शायद इसका अंदाजा ना हो, कि इंडियन एयरफोर्स अपने रफेल्स जो थी ये 350 से 400 किलोमीटर बॉर्डर से जहां पे डिप्लॉयड थे उससे भी पीछे ले गई, यानी अपने बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर ले गए ये लोग उन 2 दिनों के लिए, उन 3 दिनों के लिए। इनफैक्ट हम तो कहते हैं 3 दिन ये एयरफोर्स डाउन रही, और चौथे दिन जबकि फाइनल असॉल्ट हुआ, पाकिस्तान ने जवाब दिया, उस दिन जो मुझे जाती तौर पर चीफ ऑफ कि नॉट अ सिंगल इंडियन एयरक्राफ्ट वाज इन द एयर थ्रू आउट। वो 4 से 5 घंटे का ऑफेंसिव था जिसमें एक भी जहाज हिंदुस्तान का हवा में नहीं। आप अंदाजा लगाइए, खौफ का वो आलम था। S-400 वहां पे तबाह हुआ, खत्म किया उनके मिसाइल सिस्टम को, यानी कमाल की एक ऐसी ऑपरेशन था वो। और इसका वो नतीजा था वो पहले दिन की मात का, पहले दिन के असरात का, कि वो जो कुछ भी था बचा के रख रहे थे कि अब पता नहीं हमारा क्या असर होगा, हम इनको ऊपर भेजेंगे तो हमारा। देखिए जितना क्रिटिसिज्म विद इन इंडिया इस पे हुआ है, गो कि अब पर्दा डाला जा रहा है और अब उनके लोग इसके बारे में कम बात करते हैं, अब क्रिकेट की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयात था कि वो किस जगह पे पहुंच चुके हैं अपनी उस कम्पिटिटिव प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के हिसाब से, और छुपा रहे हैं और छुप रहे हैं और अपनी एयरफोर्स को ग्राउंडेड रखा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि पहले दिन के बाद से ही ग्राउंडेड हो गई थी मुकम्मल तौर पर। उसके बाद तो जिस दिन फाइनल खत्म हुआ है और अनाउंस हुई है ये कि भाई ऑपरेशंस अब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद उस वक्त तक उनकी एयरफोर्स का कोई जहाज सामने नहीं आया। उन्होंने कुछ ब्राह्मोस वगैरह गिराए, बेशक उसमें कोई शक की बात नहीं, और लेकिन वो ग्राउंड बेस थे, एयर बेस थे, शायद साउथ में कुछ जहाजों ने भी लेकिन अपने एरिया में रहते हो, बहुत दूर से रहते हुए 400-450 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो इफ यू आर 400 किलोमीटर अवे, और अगर आपने किसी हमारे करीबी बेस के ऊपर अटैक करना है तो, और जो डीपर बेसिस पे भी, डीपर हमारे हैं कितने, हमारी डेप्थ इतनी नहीं है, लेकिन जहां डीपर पे भी आए वो ग्राउंड बेस थे सारे के सारे, तो उन्हीं को निशाना बनाया गया, ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट्स को खत्म कर दिया गया। तो बहरहाल ये एक जवाब था। मेरे ख्याल में आजकल कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ वो जहन जो कि ये प्लान करते हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मेरे ख्याल में जो लीडरशिप उस वक्त होती है, जो ऑर्केस्ट्रेशन कर रही होती है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और मेरे ख्याल में हर सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को बहुत नुमायां तौर पर उस दिन शनाख्त करवाई अपनी। जी इमाम साहब, ये जो पूरा बैकग्राउंड है जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल हुई है इंडिया के ख़िलाफ़, डिसाइसिव मिलिट्री सुप्रीमेसी, पाकिस्तान की डिसाइसिव प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान की फोर्सेस की, वो हमने देखी। और फिर रिस्पॉन्सिबल एक न्यूक्लियर स्टेट की भी हमने उसकी भी मिसालें जो हैं दुनिया के सामने रखी हैं। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कितने रिस्ट्रेन से काम लिया इस पूरी सूरत हाल के अंदर। अब ये इसमें डेवलपमेंट जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया बात कर रही है, वो पाक सऊदी अरेबिया डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, एक मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसमें एक मुल्क पे एग्रेशन जो है दूसरे मुल्क पे एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा। नेटो के आर्टिकल 5 को बिल्कुल कॉपी किया गया है, एक
गैर मामूली है। किसी भी दो मुल्कों के साथ ही इस किस्म का एग्रीमेंट बहुत ही गैर मामूली है। दो मुसलमान मुल्कों का ऐसा एग्रीमेंट होना अभी फर्स्ट टाइम है ऐसा हुआ है। तो इस पूरे सूरत हाल में एक तो हमारे तमाम फ्रेंड्स का हम पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नज़र आ रहा है, और इसके साथ एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी, हरमैन शरीफैन की ये बात है, हर पाकिस्तानी का ये है कि उसकी हुर्मत को बचाने के लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कोई वक्त आया तो हम अपने तमाम क़ुव्वत से, तमाम कंपोनेंट से, तमाम अपनी क़ुव्वत के साथ जो है हम सऊदी अरब का दिफ़ा करेंगे, और सऊदी अरब भी ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान पे एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान के दिफ़ा में शरीक होगा। जी बेशक। देखिए बात यह है कि हम ऑलरेडी हमेशा से ये तो कहते रहे ना कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से के साथ मिल के खड़ा होगा। यानी ये जो दो हमारे हैं हरमैन जो हैं, इनका दिफा तो इस्टेब्लिश्ड है, ये पाकिस्तान पे लाजिम है और पाकिस्तान ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है तारीखी तौर पर सऊदी मिलिट्री को सपोर्ट करने में, और वहाँ पर हमारी प्रेजेंस रही उनकी एयरफोर्स को बनाने में भी, उनकी मदद करने में भी, उनके साथ मिलकर काम करने में भी, और सिमिलरली उनकी नेवी और आर्मी के अंदर भी इस हद तक कि हमारी आर्मी की बड़ी बड़ी यूनिट्स भी वहाँ पे तैनात रही हैं सऊदी सपोर्ट के अंदर। तो ये तो तारीख हो गई। अब जो मामलात हैं, जिस तरीके से जो मुआहदा हुआ, ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये एक फॉर्मलाइजेशन है उस रिलेशनशिप की जो हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है। और ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, और स्ट्रेटेजिक लेवल से मेरी मुराद जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, ना कि इसको कोई किसी और माने में लिया जाए। एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इसके बहुत बड़े बड़े असरात हैं इस चीज़ के। ये भी याद रखना चाहिए कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ बहुत करीबी तल्लक रखता है। पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे रवाबित हो गए, खासतौर पर बयानुल मरसूस के बाद आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान। तो अमेरिका एक पीस का जो बैलेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को भी गर्दानता है। सेंटकॉम का ज्योग्राफिकल जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान उसमें आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेंटकॉम का अमल दखल पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो मिडिल ईस्ट का हम हिस्सा समझे जाते हैं। उस सूरत में अगर दो मुल्क, जो कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा इत्तेहादी, पाकिस्तान जो कि एक अच्छा उभरता हुआ और हमेशा से एक अच्छे तल्लक रखने वाला अमेरिका के साथ, और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ और कैपेसिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जब आता है, तो फिर ये जो इत्तेहाद किस्म का एक बनता है, तो उससे एक बैलेंस की पोजीशन क्रिएट होती है विज़ावी इजराइल। और वो जो एक परेशानी शुरू हो गई थी कतर के ऊपर हमले के बाद, उसको किसी हद तक एक स्टेबल करने में मदद मिलती है बड़े तनाजुर में जब देखा जाता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ईरान जैसा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी और गहरे तल्लुकात हैं, लेकिन बाहर सूरत वो एक इस वक्त निशाने पे है इसराइल के भी और अमेरिका के भी, और सऊदी अरेबिया भी उससे कुछ थोड़ा सा परेशान रहा है। तो उसको भी इस तरीके के एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री की सपोर्ट सऊदी अरेबिया को जब मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि वो अकेला नहीं है विज़ावी एनी अदर डेवलपमेंट दैट माइट हैपन। ऑल्दो वो नहीं होगी, ईरान ऐसे रास्ते पे नहीं चलेगा और ना वो चलना चाहता है, लेकिन एक ओवरऑल जिसे कहते हैं नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, नॉट प्रोवाइडर। हम प्रोवाइडर नहीं है, हम स्टेबलाइजर हैं। मेरे ख्याल में एक जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर नेट स्टेबलाइजर हम बन जाते हैं और सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन जाते हैं इस मिडिल ईस्ट के खत्ते के लिए, जो बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, और एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कामयाबी का मजहर है। बाकी दुनिया कैसे नक्शा बदलता है एक नए ऑर्डर के अंदर, क्योंकि पुराना तो खत्म होता जा रहा है, नया बनेगा तो समझ आएगी कि लाइंस कहाँ क्या किस तरीके से ड्रॉ होती हैं। उसमें एक छोटा सा आइलैंड ऑफ पीस, होप, और फिर भारत को भी थोड़े से कान हो जाएंगे कि पाकिस्तान जिसको वो आइसोलेट करना चाहते थे वो, और सऊदी अरेबिया के साथ भारत के भी यानी तल्लुकात तो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर काफी गहरे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया अब जबकि इत्तेहादी है पाकिस्तान का और एक के ऊपर हमला दूसरे पे है, तो उनको भी थोड़ा सा जरा दे बिकम कॉशियस अबाउट देयर ओन एटीट्यूड, वरना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी, वो भी उन खतरे में पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल में खत्ते के लिए एक बहुत पेशखामा जो बड़ा अच्छी खबर है, और इससे ओवरऑल एक स्टेबिलिटी की सूरत निकलेगी। अच्छा, इंडिया में हम देख रहे हैं कि फिर मीडिया में खलबली नज़र आ रही है कि एक जानिब तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, दूसरी जानिब प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो चाइना में हैं और J-10 और J-17 के एयरक्राफ्ट की जो फैक्ट्री है उसका वो विज़िट कर रहे हैं। गैर मामूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हेड ऑफ स्टेट का चाइना की इस किस्म की इंस्टॉलेशन पे
और वो एयरफोर्स की इतनी बड़ी फैसिलिटी है उसका विज़िट कराना, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक जानिब चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात हैं, जो हमारी रिलेशनशिप है वो मजबूत से मजबूत तर हो रही है, दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। जी, कंफर्टिंग बिल्कुल है। और सिमिलरली जिसे कहते हैं टाइट रोप वॉक भी है, इसलिए कि आपको दो ऐसे मुल्कों को बैलेंस करना है जो कि आपस में कंपेटिटर्स भी हैं आजकल जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और भारत ये खेल खेलता है जब चाहे खुद से तो वहाँ पे जाके SCO की मीटिंग में जाके बैठ जाए और वहाँ पे शो करे अमेरिका को कि जी देखें मैं कितना करीब हूँ चीन के और बाकी मुल्कों के, और वो अमेरिका को स्पाइट करने के लिए। लेकिन फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान का जो करीबी राब्ता है या जो करीबी दोस्ती है उसको भी एम्फसाइज करता है ताकि अमेरिका उससे थोड़ा सा जरा परेशान हो। लेकिन मेरे हाल में अमेरिका और चीन दोनों इतने एक मैच्योर रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ हमेशा रखी है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस कि उन्होंने दोनों ने कभी पाकिस्तान को लूज नहीं होने दिया अपने दायरे असर से, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि विन विन रखा है, जीरो सम रिलेशनशिप कभी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की कामयाबी इसमें है, और पाकिस्तान मेरे हाल में अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रहा है और यही होना चाहिए। और अगर इंडिया करता है तो सिवाय एक हारे हुए मुल्क के लिए जो कि चाहता था कि पाकिस्तान आइसोलेटेड हो जाए, और पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से आइसोलेट नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी लेके दुनिया में आया। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे इस सिवाय शोर के और कुछ नहीं है। बाकी विजिट्स जब होती हैं F-10 की किसी फाइटर फैसिलिटी की हो या किसी और की हो, उनको क्या पता कि हमारे सदर को और क्या क्या दिखा दिया गया है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो खामखा की फजूल किस्म की बात होगी उनकी तरफ से। और बहरहाल वो दुश्मन मुल्क है तो दुश्मन मुल्क तो ऐसी बातें किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ थे।